हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी 2027 स्ट्रैटेजी। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, लगभग 14 to 15 मंथ्स हमारे पास बचे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिर्फ दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। देखिए, रफली हमारे पास 14 मंथ्स के करीब टाइम है, जो मार्च का टाइम है, इसमें हमारे पास 7-8 दिन बचे हैं। तो जाहिर सी बात है, हर एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने मार्च को भी कंसिडर किया है। इसलिए 15 मंथ्स हैं, देखा जाए तो वैसे 14 मंथ्स। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली जो हम स्ट्रेटजी डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको मदद करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, तो उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है आप लोगों के लिए, जो कि आपको बहुत मदद करेगी आपकी प्रिपरेशन में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, तब जाके ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगर ऐसे स्किप करके देखोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोल दूं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करते हैं तो बेशक आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन करते हैं तो अच्छी बात है, दूर ही रहिए, टाइम वेस्ट होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो दूर रहो फिर इंस्टाग्राम से। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो और करते हो तो कर सकते हो। हाँ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम। आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम फॉलो नहीं करते हैं। मेरा ये टेलीग्राम चैनल है बेसिकली। तो यहाँ पे हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर नोट्स पोस्ट करते हैं। और अभी मैं क्या करूँगा ना कि टेलीग्राम पे मैं थोड़े वॉइस नोट डालना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों के साथ एक तो कनेक्टेड फील करूं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, होता क्या ना, बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कि हर एक छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी शेड्यूल हेक्टिक होता है, या आप लोगों को जो अपडेट देना हो गया, या कोई चीज़ अगर मेरे को प्रोवाइड करनी होगी, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ पे वॉइस नोट डाला, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो होते ही हैं, तो ईजिली हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा चैनल है, तो इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, देखिए जो हमारी स्ट्रैटेजी है, तो ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे पहले मैंने जो स्ट्रैटेजी पोस्ट करी थी 2027 के लिए, तो वहाँ पे हमारे ज़्यादा फेजेस थे, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो यहाँ से एक दो फेज़ मैंने कट कर दिए हैं। टू द पॉइंट, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रैटेजी होता है ना, तो स्ट्रैटेजी का मेन पर्पस ये होता है कि आप लोगों को एक डेडलाइन पता चल जाए, और साथ में एक प्रॉपर एक टाइमलाइन पता चल जाए कि भाई मेरे को अभी आज से अगर मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे किस सब्जेक्ट को कब तक कवर करना है, और जो मेरा जो पूरा सिलेबस है उसको कैसे डिवाइड करना है, जो भी मेरे पास टाइम है। ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है। अगर आपने इस चीज़ को सही से फॉलो कर दिया, तो टाइम पे आपके सब्जेक्ट्स भी कवर होंगे, और टाइम पे आपका सिलेबस भी कवर होगा ऑब्वियसली, एंड तब जाके जो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। ज़्यादातर गलती यही होती है कि हमारा जो सिलेबस है वो कवर ही नहीं हो पाता है। तो सिलेबस कवर नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा, टेस्ट नहीं लगा पाएंगे, लास्ट के 3-4 मंथ्स में हम पैनिक कर जाएंगे, तो वहाँ पे फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो सिर्फ आपने एक चीज़ पे काम करना है, वो ये है कि डे 1 से यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना है, रेगुलर रहना है, दैट्स इट। और उसके बाद जो स्ट्रेटजी है ना, बहुत अच्छे से वर्क करती है। स्ट्रेटजी देखो उन्हीं के लिए हेल्प करेगी जो रहेंगे रेगुलर, ठीक है। जो रेगुलर है उसी को हेल्प करती है स्ट्रेटजी। अदरवाइज आप हर 2-2 महीने में स्ट्रेटजी देखोगे तो उससे ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, जो मैं स्ट्रेटजी में आप लोगों को एक डेडलाइन बताऊंगा हर फेज़ की, या जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप उस टाइम पे उस चीज़ को कवर कर दो। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है कि ठीक है, किसी का फाइनल ईयर हो सकता है, या मान लीजिए बीच में कोई एक आधा महीना नहीं प्रिपेयर कर पाया, तो वो सारी चीज़ों को मैंने ध्यान पे रखा है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं देता किसी सब्जेक्ट को। और यहाँ पे लगभग 14-15 मंथ्स, यार अच्छा खासा टाइम होता है। इतना ही टाइम चाहिए होता है। अगर आप एक बिगिनर हैं, कंप्लीट बिगिनर हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो 14-15 मंथ्स अपने में सफिशिएंट है। और आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने प्रिपरेशन करी होगी, किसी का सेकंड अटेम्प्ट होगा। तो मैं सच बता रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। 27 में अपना बेस्ट दीजिए, आप 27 में अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो, 7 मंथ्स है हमारे पास, तो मार्च से लेके सितंबर तक, तो ये महीना तो थोड़ा, इसको 7-8 दिन है, इसको अभी हम ध्यान में नहीं रखेंगे। तो मोटा मोटा आपके पास 6 मंथ्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, और इन 4 सब्जेक्ट्स को ना आपने बराबर टाइम नहीं देना है, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि मोटा मोटा मेरे पास 180 डेज़ है एंड हर सब्जेक्ट को मैं 45 डेज़ दूंगा। नहीं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत मदद करेगी इस फेज़ में। देखो, ये पहला फेज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला फेज़ ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसने पहला फेज़ को अच्छे से टैकल कर लिया, या जो पहले फेज में कंसिस्टेंट रह लिया,
उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस फेज़ में प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे ज़्यादातर लोग बिखर जाते हैं। आपने क्या करना है, देखो ये जो हमारे पास 7 मंथ्स है ना, मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको, आप वो देखिए, और उसके बाद में अगर आपको सब्जेक्ट्स को आगे पीछे करना है, आपकी चॉइस है। देखो मैं कहता हूँ स्टार्ट विद द इजी सब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग करना पॉलिटी से स्टार्ट, ठीक है, पॉलिटी से स्टार्ट करो। मेरा ये मानना है बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी को आप अराउंड 25 डेज़ में डन कर सकते हो, ठीक है। 25 डेज़ का टाइम रखो। देखो कंसेप्ट क्या है ना, कि भाई आपने जीएस के साथ ऑप्शनल को पढ़ना है, दैट्स इट। अब आप सोचो कि अभी जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो अभी आपके पास रिवीजन करने को कुछ नहीं है। भाई आपको रिवीजन क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, मैंने तो कुछ पढ़ ही नहीं रखा है। तो जब आपने कुछ पढ़ ही नहीं रखा है तो किस चीज़ का रिवीजन करोगे? टाइम ही है ना आपके पास भाई। आप दिन के, हाँ दिन का 7 to 8 आवर्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आप 7 to 8 आवर्स निकाल पाए तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। तो दिन में अगर आप 4-5 आवर्स का टाइम दे रहे हो पॉलिटी को, नेक्स्ट 25 या मैक्स टू मैक्स 30 डेज, तो ये मान के चलो पॉलिटी आपका बहुत अच्छे से डन हो जाएगा। तो पॉलिटी को आपने दे दिए लगभग 4-5 आवर्स, और फिर आप ऑप्शनल को दे सकते हो 1.5-2 घंटा हफ्ते में, 4 to 5 डेज पर वीक। एंड उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा आप उसमें अपना रिवीजन कर लीजिए जो भी आपने पॉलिटी का पढ़ा है, और थोड़ा बहुत आप अपने PYQs को दे सकते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा तो उसको आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, तो उसको आप लाइक 40 डेज़ के करीब दे सकते हो। उसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट आपका होगा, ठीक है, उसको अगेन आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हो। अगर आप चाहो तो लाइक 50 डेज़ दे सकते हो। ये मैं एक आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, उन सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। बहुत से लोग क्या गलती करेंगे, पहला सब्जेक्ट वो पहले सब्जेक्ट को ही कम से कम 40-50 दिन दे देंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप करते हो। स्टार्टिंग बहुत मैटर करती है। आप कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे, कि मान लीजिए आपने पॉलिटी पहले पढ़ा, फिर उसके बाद आपने को पढ़ा, ठीक है, आपने उसके बाद हिस्ट्री पढ़ा, फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ा। अब आप एक चीज़ बताओ कि भाई यहाँ पे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी के साथ में आपको सिर्फ पढ़ना है ऑप्शनल, दैट्स इट। और पॉलिटी के PYQs रिवीजन, यार सिंपल सी बात है, अगर पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ोगे या कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ोगे तो उसके PYQs रिवीजन को करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो बेसिकली सारी मेहनत तो GS को पढ़ने में लग रहा है ना। रिवीजन किस चीज़ का करना है यहाँ पे आपको? किसी का नहीं, सिर्फ पॉलिटी का। लेकिन अगर हम लास्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, मान लो आप यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ इससे पहले जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, उसको यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। पॉलिटी इको को भी थोड़ा सा यहाँ पे, पॉलिटी को दोनों नहीं लेकिन एक आध सब्जेक्ट जो आपने बहुत पहले पढ़ लिया है तो थोड़ा थोड़ा उसको भी यहाँ पे टाइम देना पड़ सकता है, कि चलो वीकली बेसिस पे एक आध दिन थोड़ा उसका भी रिवीजन कर लेते हैं करके। तो कहने का मतलब है कि लास्ट में ना लोड ज़्यादा होगा आपके पास, तो जो लास्ट में सब्जेक्ट आप रखोगे उसको ज़्यादा टाइम देना। जो स्टार्टिंग में सबसे ईजी सब्जेक्ट को उठाओ जो जल्दी से कवर हो जाए, एक साइकोलॉजिकल थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और इस तरीके से आपने अपने इन जो ये फेज़ है इसको आपने टैकल करना है। एक और चीज़ है कि शेड्यूल कैसा होना चाहिए आपका, क्योंकि देखो जो शेड्यूल है वो वेरी करेगा फेजेस में। कि जैसे अभी ये वाला फेज़ है तो यहाँ पे आपका बहुत ही सिंपल है कि ठीक है, अभी आप एक, जैसे यहाँ पे आपने एक GS को पढ़ रहे हैं, साथ में आप ऑप्शनल को लेके चल रहे हो। जब आप सेकंड सब्जेक्ट पे आओगे तब आपको पहले सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दिस न्यू सब्जेक्ट जिसको आपको कवर करना है, और ऑप्शनल आपका चलता रहेगा। फिर जब आप थर्ड सब्जेक्ट पे आएंगे उस टाइम पे आपको इन दोनों को रिवाइज करना है, ठीक है। अब वैसे मैंने इस चीज़ को बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन इन दोनों को कैसे आप रिवाइज कर सकते हो कि भाई देखो, जैसे अगर थर्ड सब्जेक्ट आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो इसको अच्छा खासा टाइम आप दोगे हिस्ट्री को, लाइक 45 to 50 डेज, ठीक है। ताकि डेली बेसिस में आपको टाइम नहीं बढ़ाना है, डेली बेसिस पे आप 4 आवर्स दे रहे हो सफिशिएंट है। उसके साथ में जो सब्जेक्ट आपने इमीडिएटली पढ़ा है तो देखो उसका रिविजन मैंडेटरी है, तो उसको आप 7 डेज में से लगभग 4 to 5 डेज का टाइम दे सकते हो। जो सब्जेक्ट आपने इससे पहले पढ़ा है, जाहिर सी बात है इको फेज में आप पॉलिटी को रिवाइज करोगे तो यानी एक रिवीजन इको का पॉलिटी का हो चुका है। अब हिस्ट्री वाले फेज में आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस टच में रहने के लिए हफ्ते के 1 या 2 दिन आप दे सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी पे आपने काम करना है, ठीक है। और जब आप लास्ट वाले सब्जेक्ट में आएंगे तो अगेन कोशिश करिए कि अब ऐसा नहीं कि आप लास्ट वाले में पूरा 2 ही महीना दे दोगे, मतलब लास्ट वाले के लिए भी आप 50 डेज रख सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि ज्योग्राफी के लिए आप 50 डेज या 55 डेज। तो पॉइंट ये नहीं कि आप ज्योग्राफी को 55 डेज दे रहे हो, पॉइंट ये है कि ज्योग्राफी के साथ भाई जो पीछे पड़ा उसको भी तो रिवाइज करना है ना। अदरवाइज तो अगर आप सोचो कि भाई मैं 30 डेज में एक सब्जेक्ट कवर कर दूं तो स्ट्रेटेजी हमारी 4 महीने की होती कि भाई फटाफट 4 महीने में कोर्स सब्जेक्ट डन हुए, और उसके बाद 2-3 महीने में हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट डन हो गए, भाई 9 महीने में हमारा सिलेबस कवर हो गया। आपको सिर्फ सिलेबस थोड़ी कवर करना है, सिलेबस कवर करने के साथ साथ रिविजन भी तो करना है ना भाई। पॉइंट क्या है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे का जो है आपने पढ़ रखा है तो
उसको भी तो पक्का करते चलना है ना। तो इसीलिए आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करनी है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। शेड्यूल के रिगार्डिंग में एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं, मेरी एक्सपेक्टेशन है 8 आवर्स इस वाले फेज में, ठीक है। 8 आवर्स में से कम 4 आवर्स आप जीएस को देंगे, ठीक है। कम से कम 2 आवर्स आप ऑप्शनल को देंगे, और जो रिमेनिंग 2 आवर्स हैं, ठीक है, उसमें आप अपना जैसे पीवाईक्यूज और रिवीजन को टाइम देंगे। दैट्स इट। अगले 2-3 महीने करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर नोट्स जो हम पोस्ट करते हैं उनको रीड कर सकते हैं, या फिर कोई एनालिसिस वीडियो आप देखते हो, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फेज़ आपने कवर कर दिया, इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं फिर, ठीक है। ऑप्शनल के रिगार्डिंग में एक चीज़ बोलूँगा कि कोशिश करिए कि ऑप्शनल आपका इसी फेज़ में डन हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम अच्छा खासा रहेगा। देखो, एक ऑप्शनल को कवर करने के लिए लगभग 5 to 6 मंथ्स लगते हैं, अगर आप उसको डेली बेसिस पे 3 आवर्स का टाइम दोगे, ठीक है। अब अगर आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हो तो कोचिंग वाले खींचते हैं, वो 9-10 महीने लेके चलेंगे, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो 3 आवर्स पर डे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका ऑप्शनल डन हो जाएगा। तो सही टाइम पे आपका डन हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आप नहीं कर पाए, 75% भी अगर आपने डन कर दिया और रिमेनिंग 25% आप दिसंबर तक कवर कर दोगे, तो आपका ऑप्शनल डन हो जाएगा। रियलिटी क्या है कि ज़्यादातर लोग, मतलब मैंने अक्सर यही देखा है कि ज़्यादातर लोगों का जो ऑप्शनल है वो स्टार्ट ही होता है सितंबर अक्टूबर में, और ख़त्म तो हो ही नहीं सकता फिर आपका फेब मार्च में। तो फेब तक उनका थोड़ा बहुत होता है, वो छोड़ देते हैं। और हम नहीं चाहेंगे कि प्रीलिम्स के बाद हम ऑप्शनल पढ़ें। भाई उस टाइम पे हमको रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करनी है, जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने को। तो पहले से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, मुझे पूरा एग्जाम निकालना है, तो ऑप्शनल को हल्के में नहीं लेना है। तो अभी टाइम है आपके पास, इस महीने टाइम दे दो अपने आप को थोड़ा सा कि चलो यार ऑप्शनल को फाइनलाइज कर देते हैं। कितना टाइम लगता है ऑप्शनल को फाइनल करने में? बहुत से लोग बहुत डिले कर देते हैं कि यार आराम से कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट टाइम है, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट टाइम है ऑप्शनल को कवर करने का। क्योंकि जैसे ये फेज हो जाएगा, इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने पढ़ने हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज का बर्डन हो गया ये, और ये कोर सब्जेक्ट, देखो कोर सब्जेक्ट छोड़ेंगे नहीं आपका पीछा, ठीक है ना। ये कोर सब्जेक्ट्स को आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बोले मैंने पॉलिटी यहाँ पे 2-3 बार रिवाइज कर दिया, अब मैं अगले 4-5 महीने तक पॉलिटी को नहीं खोलूंगा। नहीं, रिवाइज करना ही पड़ेगा, भले आपको थोड़ा टाइम देना पड़े। तो ये सबसे एक गोल्डन टाइम है आपके पास। क्योंकि अगर यार यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप मान लीजिए पॉलिटी को दिन का 4 घंटे दे रहे हो, तो बाकी टाइम क्या करोगे आप? बाकी टाइम वेस्ट थोड़ी करोगे या इंस्टाग्राम पर रील देखोगे? भाई आप बाकी टाइम यूटिलाइज करो ना उसको, ठीक है भाई ऑप्शनल को कवर कर लेता हूँ मैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सबसे गोल्डन टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो इस फेज में आपने जीएस ऑप्शनल, दैट्स इट, एंड यस पीवाईक्यू रिवीजन, ये जो सेकेंडरी सारी चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है? हाँ, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी चैलेंज। मैंने आई थिंक 1.5-2 साल पहले कंसिस्टेंसी चैलेंज स्टार्ट किया था। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन वो चैलेंज की जो रिपोर्ट थी वो मैंने अपने ईमेल पे मंगवाई थी। अब दिक्कत क्या हो गई थी वहाँ पे कि इतने सारे मैसेजेस आए, ईमेल को मैंने ट्रैक कर पाया, बहुत सारे मैसेज को नहीं गो थ्रू कर पाया। तो दिस टाइम आई थॉट कि चलो इसको थोड़ा सा हम और इजी करते हैं अपने लिए। अगेन ये जस्ट एक छोटा सा इनिशिएटिव है, इसको ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि भाई मैं पूरा दिन इसी पे, ऐसा नहीं है। पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि चलो जो सीरियस है, जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चलो आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाएंगे ऐसे में, और कहीं ना कहीं आपको भी पता रहेगा आप कितना सीरियस है। देखिए कंसिस्टेंसी चैलेंज है, कहाँ भेजना मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले कुछ नहीं, आपने क्या करना है, जो आपकी जो डेली रिपोर्ट है, ठीक है, तो अपनी डेली रिपोर्ट आपने मुझे सेंड करनी है। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा, बहुत सिंपल है कि डेली बेसिस पे आपने 8 घंटे पढ़ा, उन 8 घंटों में आपने क्या पढ़ा, जीएस का सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा जीएस का सब्जेक्ट पढ़ा, उसमें क्या चैप्टर्स पढ़े, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू, जो भी आपने पढ़ा वो आप डिटेल में डेली रिपोर्ट में बताएंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि हैव पेशेंस, ठीक है। देखो यार यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि 100 में अभी मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में बताया था, बहुत सारे मैसेजेस आए, लेकिन यार देखो सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, सबके साथ बातचीत करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके अपने डाउट्स हैं कि सर ये डाउट है, वो क्वेरी हो रही है, इसको कैसे, तो वो पर्सनली ना यार सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि अगर डेली बेस पे 300-400 मैसेज आ रहे हैं, तो अगर मैं सबका रिप्लाई करने बैठूंगा तो जाहिर सी बात है मैं ना वीडियो बना पाऊंगा,
ना मैं खुद पे ध्यान दे पाऊंगा, ना हेल्थ पे ध्यान दे पाऊंगा, तो ऐसे में सारी चीज़ मैसअप हो जाएंगी। ठीक है, तो आप बस अपना रिपोर्ट भेजते रहिए। अगर आप देखो, पहली 2 रिपोर्ट, 3 4 रिपोर्ट हर कोई भेज देगा, लेकिन वो सीरियसनेस का पता ऐसे नहीं चलेगा। जो लंबे समय तक रिपोर्ट भेजता रहेगा कंसिस्टेंट, तो पता चलेगा हाँ यार ये सीरियस एस्पेक्ट है। तो जाहिर सी बात है, फिर जब मुझे लगेगा कि हाँ सामने वाला मेहनत कर रहा है, तो फिर तब रिस्पॉन्ड करने में भी मज़ा आता है। सेकंड थिंग इज़ कि स्पैम मत करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार आप सोचो कि भाई मेरे को आईडी मिल गया, अब मैं बस सारी क्वेरीज डाउट्स पूछ लूँगा। वैसे भी देखो, इतनी क्वेरीज जो भी डाउट्स आप लोग की आती है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाती है वीडियोस के थ्रू। बट ये है, ये सिर्फ एक एक कह सकते हो कि एक चैनल है हमारे बीच में। ठीक है, कहाँ भेजनी है रिपोर्ट? देखो, आपको भेजनी है SSIAS चैलेंज। मैंने पहले भी बताया था, ये चैनल नहीं है यार, ये आईडी है। आप लोगों को सर्च करना है SSIAS चैलेंज। ठीक है, यहाँ पे नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं है बीच में। आप लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सर मैंने भेजा मेरे को मिल नहीं रहा है, स्पेस नहीं है। ये यूज़र नेम है, बेसिकली आईडी है। तो SSIAS चैलेंज है। जब आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको दिख जाएगा, मेरी प्रोफाइल फ़ोटो है, तो आप सीधे वहाँ पे भेजिए। जब आप भेजेंगे तो ज़रूर पहले अपने बारे में बताइए यार। कुछ लोग हाई कर रहे हैं, कुछ डॉट भेज रहा है, कुछ अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, फुल नेम क्या है, कहाँ से हो, प्रिपरेशन को कितना टाइम हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिक जो एक इंसान की इन्फॉर्मेशन होती है। नो फेक प्रोफाइल। भाई देखो, डीपी नहीं है, प्रॉपर नाम नहीं है, तो वो आईडीज़ को मैं ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता हूँ। मेक श्योर कि आपकी डीपी हो, ठीक है, प्रॉपर नाम हो आपका, ठीक है, एंड वेल स्ट्रक्चर्ड में आप मैसेज भेजें, तब थोड़ा सा उस सीरियसनेस का पता भी चलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप सोचो कि भाई सामने वाला बस खाली बैठा है, मैं चिपकाता रहूँ मैसेज, तो ऐसा मत करिएगा। तो जेन्युइन होगा तो मज़ा भी आएगा। तो सिंपल सी बेसिक चीज़ ये है। तो SSIAS चैलेंज, ठीक है, SSIAS CHALLENGE, नो स्पेस। ठीक है, बाकी अपना डेली रिपोर्ट आप भेजिए, डेली बेस पे भेजते रहिए। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, आई एम लुकिंग एट द मैसेजेस। मैसेज दिख जाते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि खोलना पड़े, मैसेज दिख जाते हैं। तो आप बस भेजते रहिए, ये चिंता मत करो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला है या रिप्लाई नहीं किया है। आप भेजते जाइए, मिल जाएगा एक टाइम पे, अगर आप सीरियस होंगे तो। ठीक है, चलिए, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं हम अपने सेकंड फेज़ में। देखिए, पहला फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पहला फेज़ थोड़ा लंबा भी है, और पहला फेज़ एक कह सकते हो कि आपका फाउंडेशन बिल्ड करने में आपको बहुत मदद करेगा। पहला फेज़ जिसका हो गया, अब उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो सेकंड फेज़ है वो होगा हमारा 3 मंथ्स का। ये डेडलाइन है, कोशिश आपने करनी है कि इस टाइम पे चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, जो सेकंड फेज़ है आपका, तो दैट विल बी ऑफ 3 मंथ्स। यहाँ पे हमने रखा है एथिक्स को, एनवायरनमेंट को, साइंस एंड टेक को। देखो, एथिक्स ना GS पेपर 4 अपने में 250 मार्क्स कैरी करता है, तो हम इसको, बहुत से लोग ना इसको प्रीलिम्स के बाद कवर करते हैं, तो प्रीलिम्स के बाद नहीं छोड़ेंगे हम इसको पहले ही कवर कर देंगे, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है इसका, जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं आपको कह सकते हो कि एक बीच में एक वो मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा कि आप रेगुलर GS पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा, बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप इसको 30 डेज़ का टाइम दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसको आप 30 डेज़ दीजिए। बाकी एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, वैसे तो देखो एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक आप 20 डेज़ में भी कवर कर सकते हो, बट अगेन मैंने क्या कहा है कि हम यहाँ पे सिर्फ सिलेबस कवर नहीं कर रहे हैं, हमने जो पढ़ा है उसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि बिना रिविजन के हमारी प्रिपरेशन ज़ीरो है। अगर कोई सोचेगा कि यार मैं एनवायरमेंट 15 दिन में निपटा देता हूँ, साइंस एंड टेक को 15 दिन में निपटा देता हूँ, मैं बस सब्जेक्ट ही निपटाता रहूँगा और प्रीवियस सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं करूँगा, पहले बोल रहा हूँ क्लियरली, अगर आप उन एस्पिरेंट में से हो जिनको रिवीजन करना पसंद नहीं है, जो रिवीजन नहीं करता है, तो नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स भूल जाओ। सीधे सीधे बोल रहा हूँ मैं, दिस प्रिपरेशन इज़ नथिंग विदाउट रिवीजन, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा तो एग्जाम में करोगे क्या। और जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रेम हो रहे हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना भाई, गेस वर्क करोगे, कैसे करोगे, किस बेसिस पे करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो किस बेसिस पे लगाओगे, नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी आप 30 डेज़ का एक टाइम दे सकते हो। ठीक है, एंड इसको भी 30 डेज़, मतलब ऐसे आप रख सकते हो कि ठीक है, अक्टूबर में एथिक्स, नवंबर में एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक अपना, दिसंबर में आपका शेड्यूल कैसा होगा। ठीक है, एक शॉर्ट में मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी। अब एक और चीज़, जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे तो आपको अपना टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाना है। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो 4-5 घंटे ही पढ़ते हैं, 5-6 घंटे पढ़ते हैं, तो यार 4-5 घंटे में आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे। और वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि 6 घंटे में ना मैं ऐसे करता हूँ, आधे घंटे ये पढ़ लूँगा, 1 घंटे ये पढ़ लूँगा। भैया एडजस्ट
करने वाली कोई बात नहीं है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है। आप अगर इतना भी सीरियस नहीं है तो एडजस्टमेंट से बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन है लगभग 10 आवर्स। इस पॉइंट पे 10 आवर्स तो देना बनता है, लोग 12-13 घंटे देते हैं, बट अगेन ठीक है, दैट इज़ नॉट कि उतना ही देना है। 8 to 10 आवर्स तो कम से कम आप कोशिश करिए, 10 नहीं तो 8 तो कोशिश करिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जैसे एथिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप 4 आवर्स देंगे, ठीक है, तो ये मतलब एथिक्स एनवायरनमेंट जब भी आप पढ़ेंगे, साथ में ये जो आपका रिवीजन है, तो रिवीजन को भी आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट्स आपने पास्ट में पढ़े हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा यार, इस पॉइंट पे करना ही पड़ेगा। ये जो फेज़ 2 है, इस फेज़ 2 में आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन 3 महीनों में एक प्रॉपर रिवीजन आपका इस फेज़ में हो जाना चाहिए, ठीक है। जो कि जैसे आपके पास 90 डेज़ हैं तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि हर 20 डेज़ में मैं एक एक जीएस को रिवाइज करूंगा, तो रिवीजन भी हो रहा है और नए सब्जेक्ट्स भी डन हो रहे हैं। एंड अगेन ऑप्शनल की बात आती है, क्योंकि ऑप्शनल को डेली बेस पे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप 3-4 डेज़ पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, दैट विल बी पार्ट 2, जिसमें कि मैं शेड्यूल को डिस्कस करूंगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे तो हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं कि एक जो हमारा एक मैक्रो और माइक्रो फ्रेमवर्क है कि किस सब्जेक्ट को कब तक हमने कवर करना है, किन सब्जेक्ट्स को हमने रिवाइज करना है, तो एक प्रॉपर एक हमारा मैक्रो प्लान है। तो अभी मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एंड उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग टाइम बचेगा तो उसमें अगेन आप अपने जैसे PYQs हो गए, ठीक है, और स्प्लिट कर सकते हैं 7 डेज़ को करंट अफेयर्स में और ऑप्शनल में, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो मोटा मोटा यही है कि आपने 3 आपकी मेजर एक्टिविटीज़ होंगी इन 3 मंथ्स में, ठीक है। ए में आप मतलब एक दिन में आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। ए पार्ट में तो ऑब्वियसली जो आपको सिलेबस कवर करना है, ये जो मेंशन किए हैं। जो बी पार्ट हो गया उसमें आपको रिवीजन करना है और फिर कोर सब्जेक्ट्स, और जो सी पार्ट होता है उसमें जो रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हो गई हैं, जिसमें हफ्ते में 4-5 दिन आप ऑप्शनल को दे सकते हो, हफ्ते में आप या तो 2-3 दिन आप अपने करंट अफेयर्स को दे सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सेकेंड फेज़। अब देखिए, इसके बाद जब आपने दिसंबर तक ये मान के चले कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट्स कवर कर दिए हैं जो प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, आपने अपने ऑप्शनल को भी डन कर दिया है। अभी भी आपके पास लगभग 5 मंथ्स होंगे, क्योंकि या तो मई एंड में या जून स्टार्टिंग में आपका प्रीलिम्स होगा, तो 5 मंथ्स का टाइम है। अब इन 5 मंथ्स के टाइम में अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है ना, देखो स्ट्रैटेजी सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है। सुनने में तो लगता है कि यार मज़ा आ गया भाई, ये फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया, फेज़ 3 भी हो गया, फेज़ 4 हो गया, मैं तो निकाल दिया प्रीलिम्स, मैंने निकाल दिया मेंस। पर ऐसा होता नहीं है, सुनने में जितना आसान है, क्योंकि एक्चुअली में आपको हर दिन एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे, हर दिन आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये फेजेस कवर होंगे। हो क्या सकता है, अब देखो ये जो फेज़ 3 है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो रेगुलर हैं तो वो करेंगे ये चीज़ों को कवर, ठीक है। जो रेगुलर हैं, जो कंसिस्टेंट हैं, जो बहुत ही सीरियस हैं, तो वो अपने फेज़ 3 को इस तरीके से फॉलो करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अगर बीच में आपके गैप्स आ गए, जो हमारा जो फेज़ 1 और 2 था, आई थिंक लगभग 10 मंथ्स का, उन 10 मंथ्स में अगर आपकी गैप आ गए ना प्रिपरेशन में, जो कि मुझे पता है 90% लोगों के गैप्स आते हैं, नहीं आने चाहिए आपने, बस इसलिए मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि पहले 2 फेजेज़ में 90% लोगों के गैप्स आते हैं कि एक हफ्ता पढ़ाई नहीं हुई, बीच में 4-5 दिन इधर वेस्ट हो गए। तो आप खुद सोचो कि 10 महीने में अगर आपके बीच में 1-2 महीने ऐसे वेस्ट हो गए तो होगा क्या कि आप इन सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर पाओगे प्रीलिम से पहले। मैं पहले बोल रहा हूँ, जैन फेब में अगर आपने इनको टाइम नहीं दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मार्च अप्रैल मई में तो वैसे भी प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है, और मार्च अप्रैल मई में आप सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस खोलने भी नहीं खोल पाओगे, और खोलना भी नहीं है उस पॉइंट पे। आर्ट एंड कल्चर IR जो कि थोड़ा प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इनको भी आप अवॉइड करोगे, ठीक है, इनको भी आप नहीं कवर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो जैन फेब का टाइम है, इस पॉइंट पे फिर आप क्या करोगे, जो आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं जो आप कवर नहीं कर पाए, या ऑप्शनल टाइम पे कवर नहीं हो पाया, तो ऑप्शनल पे आप फोकस करोगे, या टेस्ट आप लगाने की कोशिश करोगे, तो इस पॉइंट पे फिर आप उन चीज़ों पे टाइम दोगे। होगा क्या ऐसे में, होगा ये कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका भी देखो बहुत अच्छा खासा वेटेज है आपके मेंस में, एंड प्रीलिम्स में तो खैर इनका है, इनका मेंस में, मतलब 5 का मेंस में। होगा क्या कि मेंस के बाद आपके ऊपर प्रीलिम्स के बाद बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको इन सब्जेक्ट्स को भी कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई 3 से 4 क्वेश्चन तो इंटरनल सिक्योरिटी से आ जाते हैं, सोशल इश्यूज से भी लगभग 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, GS पेपर 1 में, गवर्नेंस से भी लगभग 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, IR से तो आपके 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। वेटेज देख रहे हो इनका मेंस में कितना तगड़ा है।
तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। एक छोटी गलती, देखो यही तो होता है यूपीएससी में। ऐसा थोड़ी है कि भाई कुछ इम्पॉसिबल सा करना है। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। फेज़ 1 में जो बताया है उसको करो, जो डेडलाइन दी है उस डेडलाइन में कवर करना है तो करना है। सितंबर में अगर मेरे को कोर्स सबमिट करने तो करने हैं, नहीं करा निकल जाएगा अटेम्प्ट सीधे। ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। प्रेशर देना पड़ेगा अपने आप को थोड़ा सा। ये चिल वे में नहीं चलेंगी चीज़ें कि यार ठीक है लाइफ भी इंजॉय हो रही है, मज़ा भी चल रहा है, बिल्कुल है, इंस्टाग्राम यूट्यूब सब चल रहा है बढ़िया से एकदम, अब पढ़ भी ले रहे हैं थोड़ा बहुत। अगर ये अप्रोच है तो हाथ से निकलेगा ही निकलेगा अटैम्प्ट। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। फेज़ 2 भाई दिसंबर तक डन करना है तो करना है, क्योंकि मेरे को फेज़ 3 में इन सब्जेक्ट्स को करना है कवर प्रीलिम्स से पहले। मैं प्रीलिम्स के बाद कुछ नहीं छोड़ना चाहूँगा। प्रीलिम्स के बाद मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मुझे गवर्नेंस करना है, इंटरनल सिक्योरिटी करना है। तो दिस स्टडी इज नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स, ये आपकी पूरी यूपीएससी की है। क्यों? क्योंकि भाई ये सोचो प्रीलिम्स के बाद सबसे ज़्यादा टाइम आप करेगा ऑप्शनल। 500 मार्क्स है भाई, इसको आप थोड़ी छोड़ोगे। एससे की करनी पड़ेगी दबा के प्रैक्टिस। उसके बाद एथिक्स हो गया, और जो कोर सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, तो भाई जो मेंस का जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट सेम थोड़ी है प्रीलिम्स से। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी आपका जो मेंस स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स है उनको भी तो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे ना, है ना। ऑब्वियसली आप पहले ही करोगे तो इतने सारे लोड पहले ही है। और आंसर राइटिंग, उस पॉइंट पे तो आंसर राइटिंग बस डेली बेसिस पे, कुछ लोग डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हफ्ते में 4-5 बार 3-3 घंटे की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई अगर आपका सिलेबस कवर होगा तभी तो ये चीज़ कर पाओगे ना। अगर आपका सिलेबस ही कवर नहीं है तो आप क्या करोगे प्रीलिम्स के बाद? या तो ऑप्शनल कवर कर रहे होंगे जिसमें आपका 1-1.5 महीने लग जाएगा, या फिर आप इन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे होंगे तो निकल जाएगा। प्रीलिम्स निकाल भी दोगे अगर मेंस में रह जाओगे। तो आपको अगर प्रीलिम्स मेंस दोनों निकालना है कायदे से, तो आज से आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं यार देख लूँगा प्रीलिम्स के बाद देख लूँगा, अरे भाई नहीं, आज से आपको प्लान करना है कि ठीक है प्रीलिम्स के लिए तो मेरा जो भी सेट, देखो प्रीलिम्स में आपका सेट हो गया मामला सितंबर में, कोर सब्जेक्ट्स सितंबर में हो रहे हैं, रिमेनिंग 2-3 सब्जेक्ट दिसंबर में। प्रीलिम्स आपकी दिसंबर में होगी तैयारी, भाई मेंस की भी करनी पड़ेगी ना आपको, तब जाके तो कुछ बात बनेगी। या सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के ही खुश रहना है तो आपकी इच्छा है, या पूरा लिस्ट में नाम चाहिए, तो आपको आज से ही बात का सोचना पड़ेगा। आज से ही सोचना पड़ेगा कि प्रीलिम्स के बाद मैं मेंस के लिए कुछ नहीं छोड़ सकता। करंट सिचुएशन क्या होती है एस्पिरेंट्स की, बुरा मत मानना, लेकिन यही होता है। मैंने तो यार यही देखा है, मैंने जितने भी ज़्यादातर लोगों से जब बात करी उनकी ये सिचुएशन क्या होती है। ऑप्शनल वो स्टार्ट करते हैं, ऑप्शनल उनकी स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। अब सितंबर अक्टूबर में ऑप्शनल स्टार्ट हो रहा है तो फेब मार्च तक उनका ऑप्शनल मुश्किल से 50-60% ही कवर होता है। ऑप्शनल छूट गया, भाई करेंगे इसको मेंस के बाद। दूसरी बात, आंसर राइटिंग कुछ भी नहीं स्टार्ट करी, करा ही नहीं है कुछ। डे 1 से मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हो वीकली बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन का टारगेट रखो, PYQs हैं, टॉपर्स के आंसर शीट्स है, दुनिया भर का है, कुछ नहीं, प्रीलिम्स तक छुआ तक नहीं। उसके बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, अरे इनका कितना वेटेज है मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट में सोशल इश्यूज हो गया, आपका सोशल जस्टिस भी है, गवर्नेंस हो गया, IR हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स को लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे ना यार, कौन सी दिक्कत है। भाई क्या क्या तो करोगे आप प्रीलिम्स के बाद, ये तो सोचो। एंड उसके बाद हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसमें मास्टरी हासिल है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनमें भी इको का सिलेबस देख लो आप। मेंस में और एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ज्योग्राफी में डिफरेंट टॉपिक्स हो गए, तो उनको भी तो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग जो उनका सिलेबस है, थोड़ा सा एड ऑन जो टॉपिक्स हैं, अप्रोच आपको थोड़ी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स उसकी थोड़े से डिफरेंट हो गए, ठीक है, उनकी अप्रोच आपको अलग रखनी पड़ेगी। तो सब आप में मतलब प्रीलिम्स इज समथिंग विच यू कैन प्रिपेयर इन 7-8 मंथ्स। बाकी मेंस की भी होती है हमारी प्रिपरेशन, प्लस प्लस मेंस होती है। अब मेंस में यार 1750 नंबर है, 71750, इसको कोई मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा, सब निगलेक्ट कर रहे हैं, सब प्रीलिम्स के पीछे भाग रहे हैं। और अभी तो सीसेट भी है यार, सीसेट भी डिस्कस नहीं किया है अभी तो कुछ चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करी हैं, तो समझ जाइए, ठीक है ना। तो जो इस एग्ज़ाम को ग्रांटेड ले रहा है, जो हल्के में ले रहा है, जो सोच रहा है भाई मैं बस यूट्यूब में स्ट्रैटेजी वीडियो देख के ये टॉपर वो टॉपर इस कोचिंग को ज्वाइन कर लूँगा, ये वो कर लूँगा, हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सीरियस हो जाइए, ठीक है। बाकी देखो, माना ना माना आपकी चॉइस है। अब ये 15 महीने की स्ट्रैटेजी है, 12 महीने की स्ट्रैटेजी में भी हम मिलेंगे, 10 महीने की स्ट्रैटेजी भी लाऊंगा। मेरा तो काम है स्ट्रैटेजी बनाना, और आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, मैं लाता हूँ, ठीक है। बट देख लो यार, जैसा भी है सही लगे, है ना। और बाकी जो आखिरी के 3 मंथ्स होंगे, सारी चीज़ें अगर ट्रैक पे हुई, जैन फेब में आपने अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को कवर कर दिया, 3 में कुछ नहीं, रिविजन प्रैक्टिस। अब आखिरी के 3 मंथ्स में तो अलग से स्ट्रैटेजी होती है, बट अभी आखिरी के 3 मंथ्स की चिंता मत करो। तो टेक्निकली अगर देखा जाए
मार्च, चलो अभी मान लेते अप्रैल 2026 से लेके मार्च, नहीं मार्च भी नहीं, फेब 2027, बस ये टाइम है आपके पास। बस मार्च अप्रैल मई को हटा दो, ठीक है, 3 मंथ्स ही हैं। मार्च को चलो ऐड कर सकते हो, लेकिन अप्रैल और मई को हटा दो, वो भूल जाओ कि मेरे पास तो 2 महीने हैं। तो देखा जाए आपके पास कितना टाइम बचा, मार्च में तो ज़्यादा दिन बचे नहीं, तो आपके पास अप्रॉक्स 12 मंथ्स हैं। इन 12 मंथ्स में जो रेगुलर रहेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा, उसके चांसेस बनेंगे एग्ज़ाम निकालने के। ठीक है, निकालना अभी थोड़ा दूर है, चांसेस की मैं बात कर रहा हूँ। और जो कंसिस्टेंट नहीं रहा उसके तो चांसेस भी बहुत दूर हैं। ठीक है, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। चलिए, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए एंड यू कैन डू इट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुक्स के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा अपडेट दे दूँ। माय बुक्स रिवीजन पर्पज़ से है। बहुत सारे लोग बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि सब बुक्स का क्या करें, क्या ये रिप्लेसमेंट है स्टैंडर्ड बुक की। देखो यार, हमारी बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स की रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये रिवीजन में आपको मदद करेंगी, ये ऐड ऑन है आपकी प्रिपरेशन में। आपका कोई सोर्स है, चाहे वो कोचिंग के नोट्स हैं या आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो, आप उनको पढ़ो साथ में। और जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो अगेन वो चैप्टर आप हमारी बुक से गो थ्रू कर सकते हो। और जब आप रिवाइज करोगे तब हमारी बुक्स को आप ऐड ऑन कर लो, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसमें ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें एनसीईआरटी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं पूरी एनसीईआरटी। तो यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। वो टेबल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में वो आपको बुक में मिलेगा। तो काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा रिविजन पर्पज से। सेकेंड एडिशन है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी आप इंग्लिश जो वर्जन है उसको बाय करेंगे तो सेकेंड एडिशन है, बुक में लिखा होगा सेकेंड एडिशन, ओनली गो फॉर दैट। टोटल 7 बुक्स हैं, जितनी भी हमारी जीएस सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक, और जीके की भी है। तो अगर आपको सारी चाहिए आप सारी कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिक बुक चाहिए स्पेसिफिक भी बाय कर सकते हैं। हिंदी का मैंने आई थिंक बताया था काफ़ी बार, हमारी हिंदी की भी जो बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। एंड एक ही बुक है, वैसे सिंगल है, इसमें बहुत सारी बुक्स नहीं है, एक ही बुक है। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की समरी मिल जाएगी, इसलिए थोड़ी बल्की किताब है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगी। तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आप मेरा नाम टाइप कर लीजिएगा, शशांक सजवान, एनसीईआरटी कंपेंडियम सीरीज, ऐसे करके आपको वहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी लिंक डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत मदद आपको करेंगी। और अगेन देखो, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं रखने हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। अगर आपके पास ऑलरेडी हैं कंटेंट एंड यू आर फाइन विद इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है किसी सब्जेक्ट में, या आपको लगता है कि यार थोड़ा और ऐड ऑन करना है, तो बेशक आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, और लास्ट में देखो, थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो शेड्यूल वाली बात है, आज हमने जैसे डिस्कस किया कि भाई जो हमारा प्लान है वो कैसा होना चाहिए, कि भाई हमारे पास 14 से 15 मंथ्स हैं, और इन 14-15 मंथ्स में कैसे हमको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। हमने एक मैक्रो पार्ट समझा, उसका माइक्रो पार्ट को डिस्कस किया। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप शेड्यूल में कैसा रखूँ अपना, है ना। देखो, मैंने बीच बीच में डिस्कस तो किया, लेकिन एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, प्रॉपर आवर्स के साथ, कि भाई फेज़ 1 में आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए। मतलब कि एक दिन में आपको कितने घंटे देने हैं, उसमें जीएस का, ऑप्शनल का, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स, उनको कैसे टैकल करना है। फिर जब आप फेज़ 2 में जाएंगे तो सेम स्ट्रेटजी नहीं रहेगी आपकी। ऐसा नहीं कि आप फेज़ 1 में जो आपका शेड्यूल है तो एग्जैक्ट फेज़ 2 में वही रहेगा, ऐसा नहीं है। फेज़ 2 में चेंज हो जाएगा, फेज़ 3 में चेंज हो जाएगा, फेज़ 4 में चेंज हो जाएगा। तो इसमें सेपरेट वीडियो लाऊंगा मैं, तो वो रहेगा पार्ट 2 शेड्यूल वाला, और अगला वीडियो यही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चैनल में बने रहिएगा। अगला वीडियो 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा, या 2-3 दिन हो सकते हैं, तो ये होगा, इसको ज़रूर देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो में नहीं समझाया हूँ क्योंकि यार बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। करंट अफेयर्स वैसे भी देखो, मैंने बहुत बार बता रखा है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो करंट अफेयर्स में भी लाऊंगा, डिटेल में लाऊंगा, और थोड़ा उसमें मैं बता भी दूंगा कि कैसे करंट अफेयर्स पढ़ना है आपने, कैसे करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हो, नोट्स कैसे बनाने। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं, न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ पा रहे तो मेरे न्यूज़पेपर नोट्स हो गए, या फिर आप कोई न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो देखते हो, या जो भी है 30-35 मिनट्स एनालिसिस वीडियोस देखो यार, बहुत लेंदी होते हैं, मैं तो कहता हूँ अवॉइड करो। नोट्स पढ़ लो, क्योंकि खुद की अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करनी है। बट अगर समझ में नहीं आता, कोई नहीं, मतलब एक न्यूज़पेपर एक्टिविटी और साथ में एक मंथली मैगजीन, दैट्स इट। किसी की भी मंथली मैगजीन आप ले सकते हो, विजन की ले लो, या बहुत सारे अलग अलग कोचिंग वाले हैं, जिसका आपको सही लग रहा है गो फॉर इट, दैट्स इट। इसके अलावा झांकना भी नहीं है, क्योंकि इतना भी अगर आपने कवर कर लिया बहुत है, इतना भी नहीं होता है कवर। अब आप देखो,
जो 26 में अटैम्प्ट दे रहे हैं वो पीटी के पीछे भाग रहे हैं। विजन की आती है ना ईयरली मैगजीन पीटी 365, अब वो उस पर स्टिक कर रहे हैं क्योंकि मंथली नहीं पढ़ पाए। तो मंथली पढ़ना भी अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं योजना भी ऐड कर लेता हूँ, कुरुक्षेत्र भी ऐड कर लेता हूँ, अलग अलग मैगजीन ऐड कर लूँगा, फिर पीआई भी अलग से गो थ्रू। नहीं यार, वो देखो इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, बट मैंडेटरी नहीं है और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। तो वो आपकी मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर में कवर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज़ पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अभी इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि हफ्ते भर में जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पॉलिटी आपने जैसे मान लीजिए आपने 30 डेज़ पॉलिटी को दिए। 30 डेज़ में मान लेते हैं कि पॉलिटी के हमारे 40-50 चैप्टर्स हैं, मान लेते हैं 50 चैप्टर्स हैं। आपने इन 50 चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया वीक में कि ठीक है हर हफ्ते में 10 चैप्टर्स को कवर करूँगा। तो आपने क्या करना है वीकली बेसिस पे कि भाई ये जो 10 चैप्टर्स हैं इनका टेस्ट लगाना है, ठीक है। प्रीलिम्स भी और मेंस भी। एमसीक्यूज़ बहुत सारे हैं, पीवाईक्यूज़ हो गई, बहुत सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे कोचिंग के, बुक्स अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। 100 एमसीक्यूज़ का टारगेट रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने ये चैप्टर्स पढ़े हैं इन्हीं के आप मेन से क्वेश्चन ढूंढना, मतलब जो हमारे पीवाईक्यूज़ हैं ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन का टारगेट वीकली बेस पे रखो, दैट्स इट। तो प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और पीवाईक्यूज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट अगेन आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना तो उसके पीवाईक्यूज़ को साइड बाय साइड पहले गो थ्रू कर लेना, और थोड़ा साइड बाय साइड जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो या जो भी टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो तो उनकी पीवाईक्यूज़ को भी थोड़ा डिटेल में गो थ्रू करिए। आंसर राइटिंग पे भी मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन ये वाली जो एक्टिविटी अगर आपने फॉलो कर ली, पर वीक 5 क्वेश्चंस, पर मंथ 20 क्वेश्चंस, एक साल में 240 क्वेश्चन, मतलब 240 क्वेश्चन आपके ऐसे ही प्रैक्टिस हो रहे हैं बिना ज़्यादा कुछ किए हुए, तो आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आंसर राइटिंग कुछ बेसिक्स होते हैं, तो ठीक है। वैसे ऑलरेडी आई थिंक इस पर रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी डाला था, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मैं इस पर भी वीडियो ला दूंगा। सी सेट पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन अगर आपको मैं एक सजेशन दूं कि सी सेट को किस फेज़ में कवर करना सबसे बेस्ट रहेगा, मेरा आपको ये कहना रहेगा जो हमारा फेज़ 2 है, ठीक है। पहले फेज़ में कुछ मत करना, पहले फेज़ में ज़्यादा छेड़खानी मत करना जिसमें हम कोर सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं। फेज़ 2, ठीक है, और अपना फेज़ 3, ये बहुत अच्छा टाइम है सी सेट को कवर करने का। बहुत से लोग लास्ट के मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं सी सेट को, लेकिन सी सेट जिस हिसाब से इसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, तो पहले से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो लास्ट में पैनिक नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अप्रैल मई में सी सेट को करूँगा, वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि अप्रैल मई में जीएस का लोड इतना ज़्यादा हो जाता है, सी सेट निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सी सेट के रिगार्डिंग भी मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो डाला था कि सी सेट को आप स्मार्टली कैसे टारगेट कर सकते हो। सी सेट थोड़ा सा स्मार्ट बेसिस पे आपको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता ही होगा कि टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 66 आपको क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आउट ऑफ 200, यानी कि 27 के करीब क्वेश्चंस आपको सही करने हैं 80 में से, जो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो यहाँ पे सी सेट को आपको स्मार्टली टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार जिनको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं अलग से डिटेल वीडियो लाऊंगा। आज बस पॉइंट ये था कि आपको एक मैक्रो प्लान पता चले, उसका माइक्रो प्लान पता चले, और सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल वाला वो मैं लाऊंगा। और आगे भी अब मैं बुक लिस्ट पे भी वीडियो लाऊंगा, डोंट वरी। बुक लिस्ट पे मैंने वीडियो नहीं लाया हूँ बहुत टाइम से, एक लेटेस्ट बुक लिस्ट पे वीडियो लाऊंगा। एंड बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट अब जो होते हैं ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं प्रिपरेशन में, उन पे वीडियोज़ में लाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए बाकी और कुछ अगर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ऐसा करके, एंड दैट्स इट। और बाकी जो भी हमने डिस्कस किया है तो आई होप वीडियो आपने ध्यान से देखा हो, बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। वीडियो को प्लीज़ फिर से देख लीजिएगा, एंड दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। एंड हार्ट ज़रूर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, तो जब ज़्यादा कमेंट होते हैं तो अच्छा लगता है वो देखने में, वो मोटिवेशन मिलता है ना। क्योंकि इन दी एंड यार देखो, जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वो बहुत मज़ा आता है उसको देखने में। वो वही चीज़ है जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। अथवा इंसान का कि मेरा क्या ही मोटिवेशन होगा, है ना, मतलब यूट्यूब में वीडियोस वो सब डालने का। जब आप लोग अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, एंड अगर कुछ छूट गया होगा गलती से तो सॉरी फॉर दैट। बड़ा वीडियो होता है, शॉर्ट रखना पड़ता है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गुड डे।